सुप्रभात बच्चों। वर्ग 8वां हिंदी विषय अध्याय 4 बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्य सेवी थे। कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण एवं निबंध आदि गद्य विधाओं में उनका विशेष योगदान रहा है। बिहार में हिंदी प्रसार के कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनकी भाषा शैली व्यवहारिक है। इन्हें शब्दों का जादूगर भी कहा जाता है। तो बाल गोविंद भगत ये एक रेखा चित्र है। ये साहित्य के गद्य विधा का एक खंड है। रेखा चित्र जिस प्रकार रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। उसे ही रेखा चित्र कहते हैं। तो ये रेखा चित्र बाल गोविंद भगत को केंद्र पर रखकर रचा गया है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका रहन सहन क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ेंगे। तो इसका मुख्य सार है रामवृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है, अर्थात धर्म के उस रहस्य को प्रस्तुत करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। धर्म पालन अर्थात पूजा पाठ करना या बाहरी दिखावा करना, वेशभूषा धारण करके, माला जप करके, इसका निर्वाह करने से कोई भी व्यक्ति साधु या संत नहीं बन सकता है, बल्कि उनके आचरण में, व्यवहार में पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, तभी वह एक साधु या संत व्यक्ति कहलाएगा। तो नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं। वह एक खेती बाड़ी काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, मतलब उनका पहनावा साधुओं के समान नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या का अर्थ रोज दिन का कार्य, उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। लेकिन बाल गोविंद भगत की जो रोज दिन का कार्य है और जो निर्णय लेते हैं, वह मनुष्य के लिए सही साबित होती है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विधा रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। तो इस पूरे पाठ में बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व को उकेरा गया है, उनके जीवन शैली के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। वह एक मझोले कद के, उनकी ऊंचाई कैसी है, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, और वे गोरे हैं। 60 से ऊपर के ही होंगे। उनकी उम्र, उनकी आयु लगभग 60 से ऊपर है। बाल पक गए थे। वर्तमान समय में तो 60 वर्ष तक जीना दुर्भर हो गया।
तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। उनके बाल पक चुके थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। वो अन्य साधुओं के समान लंबी दाढ़ी और माथे पर चोटी वगैरह नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, वे वस्त्र बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कमर में एक पतली सी वस्त्र लपेट लेते थे और सिर में कबीर पंथियों जैसे कबीरदास के अनुयायी, कबीर के राह पर चलने वाले व्यक्ति तो कबीर पंथियों के समान वो टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। ठंड के दिनों में एक काली कंबल ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। मस्तक माथे पर वे हमेशा रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। मतलब अपने गले में वो तुलसी की जड़ की बनी हुई माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। उनको देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वो एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। मतलब उनको देखने से लगता था कि वे बिल्कुल ही गृहस्थ व्यक्ति थे, खेती बाड़ी पर काम करने वाले व्यक्ति थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतोह को तो मैंने देखा था। उनकी गृहिणी मतलब उनकी पत्नी के बारे में लेखक कुछ नहीं लिखे, बल्कि उनके बेटे और पुतोह, बेटे की पत्नी के बारे में वो जानते थे। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उनके यहाँ थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक अच्छी सी मकान थी, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। वो परिवार भी चलाते थे, खेती बाड़ी का काम भी करते थे, लेकिन वो एक साधु भी थे। साधु की परिभाषाओं में खरे उतरने वाले मतलब साधुओं की तरह वो आचरण करते थे, इसलिए उन्हें गृहस्थ होते हुए भी साधु कहा जाता था। कबीर को वो साहब मानते थे। वे कबीरदास को अपना साहब मानते थे, पथ निर्माता मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। वो कबीरदास को अपना साहब मानते थे, कबीर के गीतों को ही गाते थे और उनके आदेशों पर ही चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते, सबों से समान व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। वो किसी से बातें नहीं करेंगे, ऐसी उनके मन में सोच नहीं थी। वो प्रत्येक व्यक्ति से बातें करते थे और किसी से बेकार में झगड़े नहीं करते थे, लड़ाई वो नहीं करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, वो बिना पूछे किसी की चीज़ों को अपने हाथ से नहीं लगाते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। अक्सर हमारे गांव घर में देखते हैं कि व्यक्ति बिना पूछे किसी का सामान ले लेते हैं, लेकिन ऐसा बाल गोविंद भगत नहीं थे। वो किसी से बिना कहे पूछे किसी के सामान का उपयोग नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते
कि लोगों को कौतूहल होता। इस तरह के नियम को वो इतनी बारीकी, इतनी सोच समझ कर करते थे कि लोग अचंभे हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते थे उनके व्यवहार से। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे, लेकिन जो वो कमाते थे, खेती बाड़ी में जो उपजाते थे, वो सारा चीज किसका था? साहब। साहब उसके कौन थे? कबीरदास। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे। सबसे पहले वो खेतों में जो कुछ भी पैदा होता था, उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। 4 कोस दूरी पर कबीरदास का दरबार था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, उन्हें एक कबीरपंथी मठ से मतलब था। वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। वो अपने पैदा किए हुए सभी वस्तुओं को साहब के दरबार में भेंट स्वरूप ले जाते थे और वहाँ से प्रसाद के रूप में उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे वो अपने घर लाते और अपना परिवार चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। कौन मुग्ध था? लेखक। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। लेखक उनके गानों से पूरी तरह मोहित हो चुके थे, जो हमेशा गाते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठता, मतलब उसमें जीवन प्रवाह होने लगता है। तो आज के लिए इतने ही। अगले दिन अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप लोग घर में इसे दोबारा पढ़कर आइए ताकि जल्दी समझ में आएगा।